नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका है? तो बाल विकास का है। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2012 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए, जैसे कि हम बोले थे 5 सितंबर से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज से क्लास स्टार्ट है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट है 1 है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है? 2012 का है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ आपको दोस्तों सभी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए बिना लेट किए। बाल विकास में शिक्षा शास्त्र, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है किसका है? कि अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होता है दोस्तों, वो है या केवल वातावरण का है, केवल अनुवांशिकता का है, पालन पोषण और शिक्षा का है। शिष्य नहीं होगा, शिक्षा होगा। तो दोस्तों देखिए, सीटेट में एक चीज़ है, ये टैग वर्ड हो जाता है केवल। तो केवल वाला दोनों ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। केवल वाला दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा बचा पालन पोषण और शिक्षा। ये मानव व्यक्तित्व का परिणाम दोस्तों पालन पोषण और शिक्षा नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है? गलत। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बोल रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों की जो विकास दरें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और भिन्न तरीके से भी क्या करते हैं? वो सीखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि जो गलती करते हैं, बच्चा जो गलती करते हैं दोस्तों, किस ओर संकेत करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, क्या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं। दोस्तों ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। मेन रीज़न क्या है? कि उसे आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, अनुभविक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भावात्मक जो होता है वो सीखने का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि दोस्तों देखिए क्या होता है कि बच्चों को बार बार पढ़ने से क्या बोलता है कि वो मतलब ऊब जाता है उस काम से, उसका दिल नहीं लगने लगता है। तो क्या होता है इसमें? क्या रीज़न रहता है? क्या बच्चा बुद्धिमान नहीं है? ये बिल्कुल सरासर क्या है? गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है? ये भी गलत है। ऐसा कुछ थोड़ा होता है। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से क्या होता है दोस्तों? बार बार हो रहा है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान करने का वैज्ञानिक पद्धति से दोस्तों पहला चरण कौन सा है? समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? समस्या के प्रति क्या करेंगे? सबसे पहले जागरूक करना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों जहाँ जहाँ वाइगोत्स्की मिलेगा आप सभी को, जहाँ जहाँ वाइगोत्स्की मिलेगा ऑप्शन उसका एक ही होगा और वो होगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित होती हैं। दोस्तों ये जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्या होता है? प्रभावित होता है।
मैं थ्योरी क्लास भी लेकर आऊँगा दोस्तों, जैसे कि रूटीन आप सबके साथ शेयर कर दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसका थ्योरी क्लास भी होगा और सब चीज़ का होगा, SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब चीज़ का क्लास होगा इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक जो शिक्षिका है वह अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती हैं। वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। एक जो शिक्षिका है वो क्या करता है कि अपने आप में जो प्रश्न करता है बच्चों से उसका उत्तर नहीं देती है। वो क्या करता है कि विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा करवाता है, 2-3 बच्चों से चर्चा करवाता है, आपस में डिस्कस कर लो इसका क्या आंसर होगा। और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा उपागम अपनाता है? तो ये दोस्तों क्या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने की तत्परता? दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। सक्रिय भागीदारिता? हाँ, ये है सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्या? अनुदेशात्मक सामग्री में उचित संगठन, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षण से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शिक्षण अधिगम, संसाधन की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, विषय वस्तु में क्या होगा, प्रवीणता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय क्या होता है कि उस विद्यालय में उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की को वरीयता देते हैं, लड़कों को नहीं ले जाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको ले जाता है? लड़कियों को ले जाता है। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? परियोजनात्मक उपागम दर्शा रहा है, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, जरूरी नहीं होता है। ठीक है। विद्यालय बाहरी परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी जरूरी नहीं। आकलन बहु किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, जरूरी नहीं है दोस्तों ये भी। बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा क्या होता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? जब कोई शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं कि जांच करता है। तो वो क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र में किसके बारे से चिंतित है दोस्तों? किसके बारे में? प्रश्नों के प्रकार को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर, वैधता को लेकर, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने को लेकर, इससे वो चिंतित है कि क्या हो पाया है या नहीं हो पाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह रीढ़ विश्वास है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ये नहीं वाला तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, ये भी गलत हो गया। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, जरूरी नहीं है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, जी नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जी नहीं। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, जी नहीं। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जितने प्रकार के वो सीखने की अनुभव देगा दोस्तों, बच्चे उतना ही ज़्यादा सीखेगा। सीखने के विविध अनुभवों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब।
मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऐसा कोई विकास नहीं होता है दोस्तों सामाजिक मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये 4 विकास होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। क्या होगा? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और सदैव बड़ों का सम्मान करना वो तो है ही दोस्तों, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण अनुकूलन में क्या कर लेंगे? समायोजन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं भाई, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं भाई, विकास जो होता है निरंतर चलता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। नहीं वाला सब गलत हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होता है, ये सही है। सभी का दोस्तों, सभी बालकों का विकास दर समान नहीं होती है। कोई मंदबुद्धि होता है, कोई प्रगतिशील हो जाता है, ज़्यादा सीख लेता है दोस्तों, कोई जो है एवरेज में रहता है। तो सभी का विकास दर एक तरह जैसा नहीं होता है। एक शिक्षिका को पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है। एक शिक्षक का क्लास में क्या करता है? वो पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है? पुनर्वलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तो ज्ञान के निर्माण में, किससे दोस्तों? ज्ञान के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। क्या होता है वहाँ पे दोस्तों? सामाजिक दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता। सही जवाब हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को क्या करते हैं? सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो क्या करता है दोस्तों? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सभी बच्चों को एक साथ मिला जुला कर पढ़ाया जाता है समावेशी शिक्षा में, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हों, किसी भी जाति के हों। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन सा है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न। सत्य या असत्य वाला प्रश्न, ये क्या है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति होती है। बीजों का जो अंकुरन होता है, बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति होता है। क्या होता है? श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसे अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना। ये सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है कि बच्चा जितना देखता है जो दोस्तों, उतना जल्दी वो ऑब्जर्व कर पाता है, उसे सीख पाता है। तो विद्यार्थी को बोलना चाहिए कि उसे एक बीज बोए, उसमें अंकुरन के चरणों का वो क्या करेगा? डेली अवलोकन करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? व्यवस्था फेल हुई है। किसी को दोष नहीं दे सकते हैं दोस्तों, व्यवस्था फेल होता है। क्या होता है? व्यवस्था फेल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है?
परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। तो क्या होता है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ये आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है दोस्तों। सही जवाब आप कमेंट कीजिएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जो संवेदी प्रेरक संवेदी अवस्था होता है दोस्तों, संवेदी पेशीय अवस्था जो होता है दोस्तों, किसके साथ संबंधित है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता नहीं कर पाएगा इस अवस्था में, विकल्प के निर्वचन व विश्लेषण करने की योग्यता नहीं कर पाएगा दोस्तों, सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं हो पाएगा इस अवस्था में, अनुकरण स्मृति करेगा, मानसिक निरूपण करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या करेंगे कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए उसके बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन बचा है दोस्तों कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तो क्या करेगा, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना हुआ 30 में। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।